हे गाइस एंड वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है जी, ये सीरीज बन रही है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो आपकी जेनरिक इलेक्टिव वाली बुक है ना सेमेस्टर 6 वालों के लिए, उनके लिए, चाहे आप बीकॉम में हो चाहे आप बीकॉम मतलब बीए प्रोग्राम में हो, आपके लिए सीरीज जो होगी वो एप्लीकेबल हो जाएगी आसान। और इस तरीके की अगर नॉइज आती है आपके में तो भाई इसको इग्नोर करना प्लीज, ठीक है। और फिलहाल चालू करते हैं, बात आती है डिटरमिनेशन ऑफ जीडीपी। तीसरा चैप्टर करने वाले हैं आज इस बुक का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर। ठीक है, हाँ जी। तो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और नोट्स मिल जाएंगे आपको। बस कॉल करने की कोशिश मत करना सर, क्योंकि कई बार हम बिजी मिलते हैं, कई बार आप बिजी मिलते हो, तो इस वजह से आप व्हाट्सएप पर करिए ना आराम से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, ठीक है ना। हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना इस नंबर के लिए नोट्स पे, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना इस नंबर के लिए पे नोट्स के लिए, ठीक है। हाँ जी, फिलहाल तो चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 30 आता है और तीसरे चैप्टर का नाम है डिटरमिनेशन ऑफ जीडीपी, यानी कि हमें जीडीपी के बारे में सीखना है। जीडीपी क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट हो सकती है और कौन सी इकोनॉमी किस तरीके से अपनी इक्विलिब्रियम में पहुंच सकती है, ठीक है। हाँ जी, और इस चैप्टर के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर में से आएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर में से आएंगे, ठीक है। हाँ जी, और इतना बड़ा चैप्टर है कि मैं एक वीडियो के अंदर कवर अप नहीं कर सकता, और मान लो कवर अप कर भी दूं तब भी अपलोड करने में टाइम लग जाएगा, और अपलोड कर भी दूं तब भी आप इतनी बड़ी वीडियो देख के बोर हो जाओगे। तो इस वजह से हम इस वीडियो को जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में। तो पहली वीडियो ये जो है तीसरा चैप्टर, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला कंजम्पशन सेविंग जो कि आज पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड फंक्शन जो कि अगली वीडियो आएगी पार्ट 2, उसके बाद जीडीपी इक्विलिब्रियम, दूसरा और तीसरे सेक्टर की इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी इक्विलिब्रियम के बारे में वो पढ़ेंगे अगली तीसरी वीडियो में। और चौथे पार्ट में कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर के बारे में सीखेंगे कि मल्टीप्लायर कैसा होता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है जी। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये जो है ना 6 सेमेस्टर है और सिर्फ 6 सेमेस्टर के हिसाब से मैं जो है ना थोड़ा ऊपर लेवल का करवाऊंगा, मतलब हार्ड लेवल का करवाऊंगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई मेरे हिसाब से प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, 12वीं क्लास की एक बेसिक्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, आप वो कवर कर लो, आसान है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, सुनिए ध्यान से, मैंने पहले से ही कवर करवा रखी है 12वीं क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, ठीक है। जो मेरा चैनल है विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद एक्सप्लेन चैनल पे देख रहे हो, तो फिर भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स सर्च करना पड़ेगा YouTube पे, आप सर्च करते ही साथ ही मेरा चैनल आ जाएगा और वहां पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करना तो आपको मिल जाएंगे 51 वीडियोस हैं, ठीक है। आपको खाली वही देखनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्की बात है। हाँ जी, 12वीं क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अच्छा, थंबनेल कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 12वीं क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो 51 वीडियोस हैं, आपको वो वीडियो देखनी है तो आप आराम से कवर अप कर लोगे। जरूरी नहीं है, वो बेसिक्स है खाली, ताकि आप बेसिक्स कवर कर पाओ, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी ये चीजें समझने में, ठीक है। फिलहाल चालू करते हैं। हाँ जी, बात आती है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। तो बात आती है, सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले ना आपको यही पता होना चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। तो एग्रीगेट डिमांड बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। आपको पता होगा सर, एग्रीगेट मतलब होता है समग्र, समग्र मतलब सभी को मिला के, यानी पूरे देश के अंदर किस तरीके से हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई मतलब पूर्ति, एक देश में किस तरीके से सामान को बेचा जाता है, कैसे सप्लाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। आसान है, मेरे को डेफिनेशन कभी याद नहीं होती थी तो मैंने बस 3 वर्ड याद करे। तो क्या वर्ड है वो, सुनिए। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, आप एक साल में, पहला वर्ड क्या है, एक साल में, दूसरा एक कंट्री के अंदर, एक साल में एक देश में जितना भी माल आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो, उसी को बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक साल में एक देश में जितना भी माल आपने सप्लाई किया, यानी कि जितना भी माल आपने बेचा, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी माल आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो। अब समझिए ध्यान से, हम माल कितना सप्लाई कर सकते हैं, हम कितना माल बेच सकते हैं। जितना माल बनाया हुआ उतना ही तो बेच पाएंगे, आसान है। तो जितना माल हम बनाते हैं उसी को क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेट सप्लाई। तो सप्लाई करना नहीं, जितना माल हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एक साल में एक देश में जितना भी माल हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिनेशन भी बस इसी तरीके से बननी है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इट इज द sum of total output produced in the boundary of a country during fiscal year, ठीक है भाई। हाँ जी,
तो क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई, एक टोटल आउटपुट है बस, जितना भी हमने प्रोड्यूस किया, जितना भी हमने सवाल क्या किया, बनाया, आसान, इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर जितना भी माल हमने बनाया उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीगेट सप्लाई, आसान है। सेम इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर जितना भी माल हमने डिमांड किया, जितना भी माल हमने मांगा, आसान है, उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एक साल में एक देश में जितना भी सामान मांगते हैं उसे क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अब मांगेंगे कितना सामान, जितने के लिए हम खर्चा करने के लिए तैयार होंगे, जितना हम खर्चा करने के लिए तैयार होंगे, बस वही है भाई, जब मांगेंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो एक साल में एक देश में जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब एक साल में एक देश में जितना भी हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सेम ये जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, बस यहाँ पे प्रोडक्शन की जगह जो हमने प्रोड्यूस लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एक्सपेंडिचर, आसान है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ सम ऑफ टोटल आउटपुट, सॉरी डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी भाई, नहीं, हाँ जी लिख ही देता हूं, इट इज अ सम ऑफ, इट इज अ सम of total expenditure incurred on producing final goods and services during the fiscal year in the boundary of a country, लिख लेना आराम से, ठीक है। हाँ जी, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, आपकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। तो बस ये थी एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन और वो थी एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन। अब समझिए, थोड़ा सा लॉजिक है, दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा और आपका आसानी से हो जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है, एक साल में एक देश के अंदर जितना भी माल हमने क्या किया, जितना भी माल हमने क्या किया, बनाया, और जितना माल हम बनाएंगे उतना ही माल को क्या करेंगे, हम बेचेंगे, और जितना माल बेचेंगे उतना ही क्या कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। यानी कि मैं कहना चाहता हूं एग्रीगेट सप्लाई मतलब होता है एक साल में जितना माल हमने क्या किया, बनाया, जितना माल बनाएंगे उतना ही माल बेचेंगे, और जितना माल बेचेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, पैसा। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर। ये वाई मतलब क्या होता है भाई, इनकम, आसान है। एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या होता है, इनकम, यानी कि हमारे देश की जो नेशनल इनकम होती है उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, हमेशा इनकम के बराबर होती है। इतना याद रख लोगे, बस छोटा सा फॉर्मूला था, आराम से कर लोगे आप। अब समझिए ध्यान से, जितना भी पैसा हम कमाते हैं, जितनी भी इनकम हम कमाते हैं, उसका क्या करेंगे, जितना भी पैसा हम कमाएंगे उसके बस दो काम होते हैं। जितना भी पैसा मैं कमाता हूं उसके बस दो काम होते हैं, या तो मैं पैसा खा जाऊंगा या फिर पैसा बचा लूंगा, आसान है। हाँ जी, तो इनकम के बस दो काम है, पहला कंजम्पशन, सी मतलब क्या होता है, कंजम्पशन, जिसके बारे में हमें सीखना है, ठीक है, ये रहा कंजम्पशन। और दूसरा सेविंग, ऐसा मतलब क्या होता है, सेविंग यानी पैसा बचाना। जितना भी मैं पैसा कमाता हूं उसके बस दो काम होंगे, पहला या तो मैं इनकम कमाऊंगा और या तो मैं कंजम्पशन, सॉरी जितना भी मैं इनकम कमाऊंगा उसके दो काम है, कंजम्पशन और सेविंग। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए में से मान लेते हैं मैंने 20 रुपए खा लिए, तो कितने रुपए बच गए, 80 रुपए बचे ना। हाँ जी, तो वही होगी सेविंग, ये एक फंक्शन है बस, ठीक है, इनकम का। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, और इसी फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम बनाएंगे, यहीं पे बनाएंगे बहुत सारे फॉर्मूले इसी एक फॉर्मूले से, आसान है, ठीक है। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं, बात आती है एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है, एक साल में एक देश में जितना भी हमने मांग करी, जितनी भी चीजों की हमने डिमांड करी, आसान है। और जितनी भी डिमांड करेंगे वो किसके बराबर होती है, हमारे एक्सपेंडिचर के, यानी जितना भी हम खर्चा करते हैं उन चीजों पे, सिंपल है। यानी एक साल में एक देश में जितना भी हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। अब पता है खर्चे जो होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि हर इकोनॉमी, हर देश अपने तरीके से अलग अलग खर्चा करता है। जैसे कोई अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है, कौन सी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो वहां पे खर्चे पता है कौन कौन करता है, सुनिए। 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता क्या है, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म। हाउस होल्ड फर्म याद है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अभी सीखा था इससे पहले। हाँ जी, तो जो हाउस होल्ड होता है उसका मेन काम क्या होता है, खाना और मजे करना जिंदगी में। तो हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन। प्लस में फर्म का मेन काम क्या होता है, माल बनाना और उसे बेचना, जिसके लिए उसे जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट की। किसकी जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की। यानी फर्म का काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। तो ये होता है फॉर्मूला एडी का 2 सेक्टर इकोनॉमी में, आसान, ठीक। आते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी जो होती है, जिसके भाई इन सब के बारे में सीखेंगे हम, कहां पे, यहाँ पे 2 सेक्टर 3 सेक्टर वाले में, ठीक है। अभी खाली बता रहा हूं, खाली फॉर्मूले समझिए। 3 सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो वहां पे एडी का फॉर्मूला क्या होगा, समझिए। 3 सेक्टर में 3 सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड, फर्म, और तीसरा कौन आ जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
है ना, गवर्नमेंट आएगी ना, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन, फर्म क्या करती है, फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, और गवर्नमेंट क्या करती है पता है, गवर्नमेंट अपने खर्चे करती है, जिसे क्या बोलते हैं हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो फॉर्मूला है ये बन गया किसका, एडी का फॉर्मूला, वो भी किसमें, 3 सेक्टर इकोनॉमी में। अब लास्ट आता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। अब 4 सेक्टर इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 4, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एब्रॉड, याद है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एब्रॉड, जिससे हम विदेशों से लेन देन करते थे। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहां पे एडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, समझिए, हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन, फर्म क्या करती है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, वो अलग से गवर्नमेंट खर्चे करती है, एब्रॉड, विदेशों से क्या ताल्लुकात होते हैं, हम करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जगह याद है मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था नेट एक्सपोर्ट। क्या लिखते हैं हम, नेट एक्सपोर्ट, है ना, हाँ जी। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट, मैं वही बता रहा हूं यहाँ पे, वही लिखूंगा, क्या हम प्लस कर देंगे, क्या, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। तो ये बन गया एडी का फॉर्मूला, वो भी कौन सी इकोनॉमी में, ये बन गया 4 सेक्टर इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला। आसान है। फिलहाल एक छोटा सा टेबल समझ लेते हैं ताकि आपके जो बाकी कंसेप्ट है वो थोड़े आसानी से समझ में आए। तो मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूं अभी, कौन सा, 2 सेक्टर इकोनॉमी का एडी वाला फॉर्मूला। बाकी को बाद में यूज करेंगे, बाद में आएंगे, यानी कि तीसरे चैप्टर में यूज करेंगे जब करना होगा। अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है, एडी का फॉर्मूला। और थोड़े से डायग्राम सीखते हैं एक बार फटाफट से, या फिर इनके टेबल सीखते हैं फटाफट से, क्या रिलेशन है इनका, ठीक है, यहां पे कर देता हूं। तो बात आती है सबसे पहले, समझिए, हाँ जी, ये रहा वाई सी एस, और ये है एडी, और ये है ए एस। इतना सिंपल, वाई सी एस, एडी और ए एस। थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, थोड़ा सा सोच रहा हूं, कुछ और कंपोनेंट आ जाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा एक तरीके से, है ना। चलो फिर ठीक है, इतने ठीक है अभी के लिए, फिलहाल चालू करते हैं। तो हम इतने सारे डायग्राम सीखेंगे आज की ही वीडियो में, अभी ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है वाई। वाई मतलब होता है इनकम। क्या होती है, इनकम। क्या, सुनिए, क्या इनकम कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या इनकम कभी नेगेटिव हो सकती है। यानी आप किसी के पास गए, बोला सर मेरे को काम दे दो, उसने बोला हाँ जी बेटा तू इधर तेरे को काम करना है, चल यहाँ पे पोछा मार दे। और अब उसने बोला सर थैंक यू, आपने मेरे को इतना अच्छा काम दिया कि आपने मेरे को काम करने का मौका दिया, लो जी इस काम करने के बदले में ये लो पैसे। मतलब आप मेरे को काम दे रहे हो तो ले जी, मैंने आपका काम कर दिया ये वाला, और लो जी पैसे भी ले लो। मतलब काम करने के बदले में कोई आपको पैसे दे, मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूं आप मेरे पास आए काम मांगने के लिए, मैंने बोला भाई ये जंगले साफ कर दियो या फिर पंखे वंखे साफ कर दियो, तो आपने बोला ठीक है मैं पंखे वंखे साफ कर दूंगा, और आपने मेरे को काम दिया तो आप ले लो पैसे। मतलब आप ही मेरे को पैसे दे रहे हो, मैं आपसे काम भी करवा रहा हूं, आपसे पैसे भी ले रहा हूं, यानी कि आपका लॉस हो रहा है उल्टा। इनकम कभी नेगेटिव होती है, कभी ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है बगा, ठीक। तो कभी इनकम क्या नेगेटिव होती है कि आपसे कोई काम भी करवा रहा है और आप पैसे भी देके आ रहे हो उसे, हाँ जी थैंक यू मेरे को आपने काम दिया, लो जी पैसे इस बात के, मैं हर महीने आऊंगा आपके घर पे काम करूंगा और आप मेरे को मतलब मैं आपको पैसे देता रहूंगा, ठीक है जी, काम करवाने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता भाई, यानी कि इनकम कभी नेगेटिव नहीं होती, ऐसा ना, ठीक। क्या इनकम कभी जीरो होती है, क्या इनकम कभी जीरो होती है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं 5वीं 6ठी क्लास में, क्या आप कुछ पैसे कमा रहे होते हो, नहीं। तो हाँ इनकम में कह सकता हूं कि जो इनकम है वो क्या होती है, जीरो। यानी कि बचपन में आप कुछ पैसे नहीं कमा रहे होते ना, तो इस वजह से इनकम क्या होती है, जीरो। यानी इनकम कभी नेगेटिव तो नहीं होती, मगर इनकम जीरो हो सकती है, आसान है, ठीक। अच्छा क्या जो इनकम है वो एकदम से बढ़ती है या फिर धीरे धीरे बढ़ती है। भाई हर किसी की इनकम जो होती है वो धीरे धीरे ग्रो होती है। तो मैं मान लेता हूं मेरी जो इनकम है वो हर बार 50 रुपए से बढ़ रही है, यानी पहले मैंने कमाए थे 0 रुपए, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मेरी इनकम हो गई 50 रुपए, फिर मेरी इनकम हो गई 100 रुपए, फिर हो गई इनकम 150, फिर हो गई इनकम 200 रुपए। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया। इनकम कभी नेगेटिव नहीं होती, इनकम जीरो से चालू होती है और इनकम धीरे धीरे ग्रो करती है। अगर बात करी जाए डायग्राम की तो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, लो जी डायग्राम, ये रहा इनकम का डायग्राम। यहाँ पे शो कर रहा हूं मैं वाई, वाई मतलब इनकम, नीचे आ जाएगा आउटपुट, या फिर आप जीडीपी भी लिख सकते हो, ठीक है, हाँ जी। और इनकम जो है वो इस तरीके से होती है, मतलब जीरो से चालू होती है और यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे, कौन से डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे लगातार ग्रो करती रहती है। इतना सिंपल भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक। हाँ जी आगे चलते हैं। बात आती है इस बार कंजम्पशन की। तो कंजम्पशन ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजम्पशन शुरू करने से पहले बता दूं सर, ये जो आप पढ़ रहे हो ना ये है जेनरिक इलेक्टिव की बुक, और इसमें आपको सीखना है जनरल इक्विलिब्रियम। क्या सीखना है आपको,
जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम जो था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सीख चुके थे, आपको सीखना है जनरल, मतलब कि जनरल इक्विलिब्रियम। और जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए, एक सर थे, प्रोफेसर थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, हाँ जी, उसका नाम था कीन्स। क्या नाम था उनका? कीन्स। नाम है उनका पूरा पूरा जॉन मेनर्ड कीन्स। आसान है, ठीक। अगर बात करी जाए ये पैदा कब हुए थे, तो ये पैदा हुए थे 5 जून 1883 में, ठीक है। तो उनका नाम था जॉन मेनर्ड कीन्स और ये पैदा हुए थे सन 5 जून 1883 में। बहुत ही धुरंधर प्रोफेसर है, ठीक है। ये मान लो बहुत सारी जो थ्योरम्स है, बहुत सारी जो बातें हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, वो इन्होंने बताई हैं अपनी इस जेनेरिक इलेक्टिव में या फिर जनरल इक्विलिब्रियम में। आसान है, हाँ जी। जैसे कि इन्होंने कुछ क्या बोलते हैं कंसेप्ट बता रखे हैं, किसके? जनरल थ्योरम या फिर थ्योरी बोल दो आप, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट में के बारे में। और इंटरेस्ट और मनी इनका चैप्टर है, अभी आगे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इनके प्रोफेसर हैं जिन्होंने इनके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं हमें, ठीक है, हाँ जी। और वही जो है सर कीन्स सर, वो हमें सिखाते हैं यहाँ पे कंजम्पशन के बारे में। किसके बारे में सिखाते हैं? कंजम्पशन के बारे में, ठीक है। कंजम्पशन के बारे में इन्होंने अपनी 3 अवधारणाएं दी हैं, 3 बातें बोली हैं, 3 कंडीशन बोली है कंजम्पशन की। वो कह रहा है, ये सर कह रहे हैं कि 3 कंडीशन बात मानोगे तभी आप कंजम्पशन का डायग्राम बना पाओगे, वरना कंजम्पशन का डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। कंजम्पशन का डायग्राम, पहली कंडीशन ये कहते हैं जो कंजम्पशन है वो कभी भी ना तो जीरो होगी और ना ही कभी नेगेटिव होगी। कंजम्पशन कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होती। आसान है, वो क्यों कह रहे हैं समझिए। कभी ऐसा कभी हुआ है, आपने कभी देखा हो अपनी पूरी लाइफ में कि आपने कंजम्पशन कभी नेगेटिव हुआ हो, यानी आपने पूरा साल कुछ नहीं खाया, बस काट दे गए, नहीं पता, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मतलब आपने कभी सोचा, ऐसा कभी हुआ है दुनिया में कि आप पूरी जिंदगी कुछ नहीं खा रहे, बस निकालते जा रहे हो, मतलब उल्टी करते जा रहे हो, मतलब क्या बताऊं आप समझो। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि कंजम्पशन कभी नेगेटिव हुआ हो, यानी आप पूरा साल कुछ नहीं खा रहे, बस निकालते जा रहे हो, ऐसा नहीं हुआ ना कभी भी? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या कंजम्पशन कभी जीरो होता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरे साल कुछ भी ना खाया हो, बिना खाए पिए जिंदा रहे हो? नहीं ना भाई। तो वो सर कहते हैं कि कंजम्पशन जरूरी है। कंजम्पशन क्या है? मैंडेटरी है। बेशक से आपकी जो इनकम है वो जीरो हो जाए, बेशक से आपकी इनकम क्या हो जाए? जीरो हो जाए, लेकिन आपका कंजम्पशन क्या होना नेसेसरी है, वो कंजम्पशन चलेगा। बेशक से आप चोरी करके कमाओ, कहीं से भी कमाओ, चोरी करके क्या होता है, किसी भी तरीके से आप पैसे लेके आओ, आप कमाओगे। आसान है। और मतलब आपकी इनकम जीरो है तब भी आप कंजम्पशन कुछ ना कुछ करोगे, जरूरी है कमा के। जैसे क्या बोलते हैं, पापा मम्मी ने सेविंग कर रखी है, आप सेविंग में से निकाल सकते हो। जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो पापा मम्मी सेव करते हैं या पापा मम्मी कमाते हैं, तो उनकी सेविंग में से निकाल के जो बच्चे हैं वो खा ले होते हैं। मतलब बच्चे तो नहीं कमा रहे ना, मगर कंजम्पशन करना जरूरी है। आसान है, हाँ जी। तो कीन्स सर पहले क्या कहते हैं, पहला पॉइंट आता है, कीन्स सर कहते हैं कि कंजम्पशन कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन कहते हैं, वो कहते हैं जो कंजम्पशन है ना वो बढ़ेगा अगर इनकम बढ़ती है तो, और कंजम्पशन घटेगा अगर इनकम घटती है तो। यानी कि कंजम्पशन जो है वो डायरेक्टली जो होता है रिलेटेड होता है किससे? इनकम से। अगर इनकम बढ़ रही है तो हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं। जैसे कोई अगर ज्यादा पैसे कमा रहा है तो वो ज्यादा खाएगा, और अगर कोई कम पैसे कमा रहा है तो वो कम कंजम्पशन करता है। आसान है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हम वैसे ही ज्यादा कंजम्पशन करते जाते हैं। और तीसरी बात जो ये कहते हैं, तीसरी बात जो ये सर कहते हैं, वो कहते हैं जो कंजम्पशन में चेंज है ना वो कम होता है, इनकम में चेंज ज्यादा होता है। तीसरी बार क्या कहते हैं ये लोग? सर कहते हैं अगर इनकम में चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम पहले 100 रुपए थी, अब हो गई 200 रुपए, तो इनकम कितने से बढ़ी? 80 रुपए से, मतलब 100 रुपए से इनकम बढ़ गई। हाँ जी। तो ये मतलब नहीं है कि मैं कंजम्पशन भी अपना 100 रुपए से बढ़ा दूंगा। इनकम हमारी ज्यादा बढ़ती है लेकिन कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, समझे? कंजम्पशन हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे पहले मान लो मैं 100 रुपए खाता था, 100 रुपए मेरी इनकम थी तो 100 रुपए खाता था, अब मेरी इनकम 200 हो गई है, तो ये नहीं सारे पैसे खा जाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 180 रुपए खाऊंगा, 20 रुपए फिर भी मैं क्या कर लूंगा? सेविंग कर लूंगा। आसान है, पैसे बचा लूंगा। यानी कि ये कैसा कहते हैं, इनकम में जो चेंज है वो ज्यादा होता है और कंजम्पशन में चेंज क्या होता है? कम। तो इन्हीं 3 नियम के हिसाब से हमको बनाना है क्या? हमको बनाना है कंजम्पशन फंक्शन।
ठीक है। तो एक बार कंजम्पशन की टेबल बनाते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद चालू करते हैं आगे। तो समझिए, क्या कंजम्पशन कभी जीरो मतलब नेगेटिव हो सकता है? नहीं। कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? नहीं। यानी कंजम्पशन हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो पॉजिटिव मानने के लिए कंजम्पशन को मैं ले लेता हूं एक वैल्यू 60 रुपए, क्योंकि मैं एक दिन का खर्चा मान लो 60 रुपए तो हो ही कम से कम, ठीक है। दिन में 2 टाइम भी खाना खाते हो तो 30 रुपए के भटूरे सुबह, 30 रुपए के भटूरे शाम को, तो भाई सस्ते वाले भी खाते हो तो 30-30 रुपए मिल जाएंगे आपको, तो भाई आपका एक दिन का खाना निकल जाएगा, ठीक है। कम से कम आपको इतना तो खाना ही पड़ेगा अपना दिनचर्या चलाने के लिए, चोरी चारी करके किसी भी तरीके से खाओगे, मगर खाओगे अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी। और जो इनकम जीरो पे जो आपका कंजम्पशन होता है, इसी कंजम्पशन को क्या बोलते हैं पता है? ठीक तो पढ़ ले रे, नहीं पढ़ा ना फिर बता रहा हूं मैं, या तो तू फिर ऑटो चलाओगा या फिर मोमोज बेचेगा। इसी वजह से इस कंजम्पशन को पता है क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। मोमोस नहीं, नोमस, NOMOUS, ऑटोनोमस कंजम्पशन। आसान है। स्टार्टिंग में इनकम के जीरो लेवल पे जो हमारा कंजम्पशन होता है उसको डिनोट करते हैं C बार से। किससे दिखाते हैं? C बार से, और उसको बोलते हैं भाई ऑटोनोमस कंजम्पशन। इतना सिंपल था भाई, आसान था ना, समझ में आ गया? बढ़िया। तो स्टार्टिंग में जो आपका कंजम्पशन होता है वो कहलाता है C बार, और उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। मैं फिर बता रहा हूं, ठीक तो पढ़ लो, वरना ऑटो या फिर मोमोज तो बचे ही आपके लिए, ठीक है भाई। तो जब आपकी इनकम जीरो होती है तो उस टाइम पे जितना भी पैसा कमाते हो आप, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। आसान है? हाँ जी। अब देखिए, इनकम मेरी हर बार कितने से बढ़ रही है? हर बार मेरी इनकम बढ़ रही है 50-50 रुपए से, है ना, दिख रहा है? 50-50 रुपए से, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, हर बार इनकम 50 से बढ़ रही है। और ये सर कहते हैं जितनी तेजी से इनकम बढ़ती है उतनी तेजी से कंजम्पशन नहीं बढ़ना चाहिए। समझ में आया? हाँ जी। तो बस हमें क्या करना है? 50-50 से नहीं बढ़ाना, थोड़ा कम कम बढ़ाएंगे, ठीक है भाई। तो मैं 20-20 बढ़ा देता हूं। तो 60 से अब कितना हो गया हमारा कंजम्पशन? 80 से फिर 100 से 120, फिर 120 से 140। तो मेरा कंजम्पशन जो है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मेरी इनकम थोड़ी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आसान। बात आती है भाई सेविंग की। तो इस बार सीखते हैं सेविंग के बारे में, यानी कि बचत के बारे में। समझिए, बहुत आसान था। एक मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया ना, ये वाला, बस उसी तरीके से सोचिए। मेरी इनकम जीरो थी और मैंने फिर भी 60 रुपए खाए। कहां से खाए? अपने पापा मम्मी की सेविंग में से, अपने मम्मी पापा के पैसे में से खत्म किया था। हाँ जी। तो -60 हो गई सेविंग मेरे पापा मम्मी की। आसान, ठीक है। मेरे पास इनकम कितनी थी? 50 रुपए। इस बार मैं खा कितना रहा हूं? 80 रुपए खा रहा हूं। 30 रुपए फिर भी कहां से ले रहा हूं? पापा मम्मी की सेविंग से, यानी कि -30। उसके बाद 100 रुपए इनकम थी, 100 रुपए खा लिए, बचे कितने? 0। 150 इनकम थी, 120, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 60। सिंपल था इतना। हाँ जी। यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, y = C+S, और आपको आराम से सेविंग पता चल जाएगी आपको। सिंपल था ना भाई? हाँ जी। शुरू करते हैं। समझिए, अब बात आती है AD और AS। ये तो बहुत आसान है यार, AD और AS। शुरू करें? हाँ जी। देखिए, ये रहा AD का फॉर्मूला, C+I। अच्छा, I तो बताया नहीं, तो पहले I कर लेते हैं। I मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और ज्यादातर शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फिक्स रहती है। तो अगर मैं मानता हूं 40 रुपए इन्वेस्टमेंट, तो हमेशा कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। और अगर मैं मानता हूं 60 रुपए इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फिक्स रहती है। तो बस हर जगह आपको लिख देना है बस 60-60। आसान है भाई? 3, 4, 5, ठीक है भाई। तो हो गए 5। चालू करते हैं फटाफट से सॉल्व करना। AD का फॉर्मूला क्या होता है? AD का फॉर्मूला कहता है C+I। तो C ये रहा और I ये रहा, बस जोड़ दो आराम से। तो समझिए, 60 और 60 कितना हो गया? 120। 80 और 60 140, फिर उसके बाद 160, 180, और यहाँ पे हो गया 200। आसान था। और AS की बात करी जाए, एग्रीगेट सप्लाई की, तो आपको पता ही है AS = Y होता है। तो बस Y की जगह AS लिखना है, यानी 0, उसके बाद 50, उसके बाद 100, 150 और 200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पे आपने सीखी इन सब की वैल्यूज। ठीक, सिंपल था भाई। अब बात करते हैं इनके डायग्राम्स की, और डायग्राम के लिए जगह एक बार देख लो भाई, क्या होता है, जगह दिख रही है नहीं दिख रही है आपको? चलो, नीचे डायग्राम बन सकता है, बनाते हैं एक बार जल्दी से। ठीक, बढ़िया। हो, या मिटो दूं? ये थोड़ा सा मिटो देता हूं भाई, ठीक है? हाँ जी, चलो भाई शुरू करते हैं। बात आती है कंजम्पशन का डायग्राम कैसे बनता है। समझिए, ये रहा कंजम्पशन का डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहाँ पे इस कंजम्पशन, और नीचे दिखाऊंगा जीडीपी, या फिर आप आउटपुट कह सकते हो। ठीक है, आगे चालू करते हैं। कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता है? नहीं। कभी जीरो होता है? नहीं। तो यहां से चालू करना है और धीरे धीरे बढ़ाना है। ये रहा धीरे धीरे बढ़ रहा है कंजम्पशन, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पे इनकम हमारी जीरो होती है, वहां पे जो कंजम्पशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम? C बार, यानी कि ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये हमारा मेन कंजम्पशन। आगे चलते हैं। बात आती है सेविंग की, तो सेविंग का डायग्राम लो जी, सेविंग का डायग्राम।
क्या सेविंग नेगेटिव होती है? हाँ जी, शुरुआत में सेविंग नेगेटिव होती है, फिर जीरो होती है, फिर पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव से चालू करेंगे और इस तरीके से बढ़ाएंगे, ये बन गई हमारी सेविंग। तो सेविंग स्टार्टिंग में क्या है? नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या हुई? जीरो, और लास्ट में पॉजिटिव। ये बन गया हमारा सेविंग का डायग्राम। और नीचे दिखा देंगे हम जीडीपी या फिर आउटपुट, आप इनकम भी कह सकते हो नीचे, ठीक है। हाँ सॉरी, चालू करते हैं। बात आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे डीपली बात करेंगे, बस ऐसे ही बता दे रहा हूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिक्स है ना, तो ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बात करेंगे, क्योंकि वही है ना मई, इंटरेस्ट और मनी के बारे में सीखना है हमें। हाँ जी, जो किन्सन ने थ्योरम दी है उसके बारे में, ठीक है। तो जीडीपी एडी। अच्छा आगे चलते हैं, बात आती है एडी और एएस। समझिए एडी जो है वो कैसे निकला था? वो सी और आई को जोड़ के निकला था। अब आई तो कांस्टेंट है, यानी कि जो सी है वही मेन एडी है, जो सी है कंजम्पशन वही क्या है? एडी। बस एडी की जो हर वैल्यू है वो 60 बड़ी है, किससे? कंजम्पशन से। यानी कि एडी और सी बिल्कुल पैरेलल रहेंगे, बस एडी जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, किससे? कंजम्पशन से। क्यों? क्योंकि एडी जो है वो सी प्लस में आई करके निकलता है। हाँ, और भी डायग्राम है जी और एम वाले, वो आगे टॉपिक में सीखेंगे, मगर एडी जो है वो कैसे निकलता है? सी प्लस आई करके, इसलिए इनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और वो डिफरेंस किसको शो करता है? वो डिफरेंस शो करता है आई को, इन्वेस्टमेंट को। आगे चलते हैं, बात आती है एएस की। तो एएस क्या होता है? जो हमारा इनकम थी ना उसी को बोलते हैं एएस। सेम ही तो है, वाई इक्वल टू एएस, सिखाया तो था। हाँ जी, इस तरीके से। इतना सिंपल था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ गया? बढ़िया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है ना वो है बात एपीसी एपीएस की। तो हमें सीखने हैं कुछ वर्ड, जैसे कि आपको पता होना चाहिए एपीसी, आपको पता होना चाहिए एपीएस क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, तो एपीसी और एपीएस के बारे में सीखते हैं। अब ये एपीसी और एपीएस क्या है, ठीक है। ठीक, सुनिए, एपीसी मतलब होता है इनकम का वो पार्ट जो आपने कंज्यूम कर लिया, इनकम का वो पार्ट जो आपने कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कमाए थे 1000 रुपए। कितने रुपए कमाए थे? 1000 रुपए। 1000 में से मैं 800 रुपए खा गया, यानी कंजम्पशन कितना हुआ मेरा? 800। 1000 में से मैंने 800 रुपए खा लिए, तो इनकम का कितना पोर्शन जो है मैं वो कंज्यूम कर चुका हूं? वो कह रहा है भैया 80%। हाँ सर, बहुत अच्छे, लेकिन जो एपीसी और एपीएस है ना वो 1 की फेवर में दिखाए जाते हैं, मतलब टोटल वैल्यू उसकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो 1 के हिसाब से अगर बात बताया जाए तो मैंने कितना पार्ट खा लिया, तो समझिए मैंने खा लिया लगभग 0.8 पैसे, यानी अगर 1 रुपए में से मैंने 0.80 पैसे मैं खा चुका हूं, कंजम्पशन कर चुका हूं। अब ये निकलेगा कैसा? बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, C/Y। क्या फॉर्मूला है? C/Y। किसका फॉर्मूला? एपीसी का। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? C/Y। निकाला कैसे? तो बस C की वैल्यू 800 और इनकम की वैल्यू 1000, यानी कि इनकम का वो पार्ट जो मैंने कंज्यूम कर लिया उसी को तो बोलते हैं ना एपीसी। तो बस 800 अपॉन में 1000, तो काट दोगे आराम से, 0.8 आंसर आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से एपीएस की बात करते हैं। एपीएस मतलब क्या होता है? इनकम का वो पार्ट जो आपने सेव कर लिया, बचा लिया। जैसे मेरी इनकम थी, मान लेते हैं 1000 रुपए, जिसमें से मैंने 300 रुपए बचा लिए, तो सेविंग कितनी होगी? 300 रुपए। क्या लिखा हुआ ये? हाँ जी, मेरी सेविंग कितनी हो गई? 300। तो फिलहाल निकालिए एपीसी। तो एपीसी कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला S/Y, यानी कि 300 बटे में 1000, तो आपका आंसर आ गया 0.3। आसान है। इनकम का वो पार्ट जो हमने खा लिया वो क्या होता है? कंजम्पशन, एपीएस। और इनकम का वो पार्ट जो हमने सेव कर लिया वो क्या होता है? एपीसी। बहुत सिंपल सा था फॉर्मूला और आपने सीख लिया आराम से, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, सिखाऊं या नहीं? वो कह रहा भैया सिखा दो। चलो फिर ठीक थे भाई, मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया हो तो फटाफट से नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं जा रहा हूँ थोड़ा सामने से, ठीक है, फिर उसके बाद मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? बढ़िया, सुनिए अब ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हाँ मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिया होगा भाई, ठीक है, बहुत अच्छा। सुनिए ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, मैंने अभी आपको सिखाया एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? C/Y। और मैंने आपको सिखाया एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? S/Y, ठीक है। मेरे हिसाब से आप इतना समझ चुके होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे। फिलहाल एक छोटी सी चीज बात और बतानी है। मैंने आपको सिखाया था एक फॉर्मूला और, y = C+S। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, ठीक है। यानी जितना भी मैंने पैसे कमाया, जितनी भी मैंने इनकम कमाई, या तो मैं उसे कंज्यूम करूंगा या फिर मैं उसे सेव कर लूंगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ही इसके कुछ रिलेशन निकल के आते हैं, एपीसी और एपीएस के रिलेशन क्या निकलते हैं आपको पता है? मैं चाहूं तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूं किसी एक वैल्यू से, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको पता होगा। तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर देता हूं y से, ठीक है। तो मैंने y से डिवाइड किया, यहां पे बन गया y, यहां पे बन गया C/Y प्लस में
एस बटे में वाई। आसान। और आपको पता होगा सी अपॉन में वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं एपीसी, और एस अपॉन में वाई अभी अभी सिखाया, क्या बोलते हैं उसे, एपीएस, और इक्वल टू वाई, अच्छा इसके नीचे वाई लिखना भूल गया था, तो y से y कट गया तो क्या आंसर आ गया 1, यानी कि एक नया रिलेशन बन गया क्या कि एपीसी और एपीएस का जोड़ जो है वो 1 आना चाहिए, एपीसी और एपीएस का सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये आपने नया नया ताजा ताजा गरम गरम फॉर्मूला सीखा नया नया। अब समझिए कैसे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, मैंने इनकम कमाई 1000 रुपए, इनकम कितनी कमाई 1000 रुपए, जिसमें से मैंने 200 रुपए खा लिए, कितने रुपए खाए, कंजम्पशन कितनी हो गई 200। अब बताइए एपीसी और एपीएस कितना होगा, बहुत सिंपल है समझो, 1000 में से 200 रुपए खा लिए तो सेविंग कितनी आ गई, सेविंग आ गई 800 रुपए। एपीसी कैसे निकलता है, एपीसी निकलता है सी अपॉन में वाई, यानी 200 बटे में 1000, यानी क्या आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 0.2। ऐसी एपीएस कैसे निकलता है, एस बटे में वाई, एस मतलब ये रहा सेविंग यानी कि 800 बटे में वाई मतलब इनकम यानी कि कितनी हो गई 1000, और इसको डिवाइड कर दिया 0.8, और आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा एपीसी 0.2, एपीएस 0.8, और दोनों को जोड़ा जाए 0.2 और 0.8 को, तो आपका आंसर क्या आएगा 1, जो कि मैंने प्रूव कर रखा है पहले से ही कि एपीसी और एपीएस का जोड़ क्या होता है 1 होता है। आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि मैंने बताया तो एपीसी और एपीएस क्या होता है, इनकम का वो पार्ट जो मैंने खाया, इनकम का वो पार्ट जो मैंने बचाया, तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगी पूरी पूरी इनकम कितनी थी। तो पूरी पूरी इनकम को मैं बता रहा हूं ना, मेजर करते हैं किसमें, एक में, तो एक में से 1 रुपए अगर मैंने कमाए उसमें से कितना पार्ट में खा रहा हूं, कितना पार्ट बचा रहा हूं, उसको तो शेयर करते हैं ना एपीसी और एपीएस। आसान है। तो अगर कोई एपीसी और एपीएस का रिलेशन पूछे तो बताना है बस आपको एपीसी और एपीएस का जोड़ क्या होता है 1। अब इस तरीके से भाई तुम इतने बड़े हो चुके तो मैं आराम से बता सकते हो, अगर कोई पूछे एपीसी निकालो तो वो कैसे निकलेगा 1 माइनस में एपीएस, और अगर पूछे एपीएस निकालो तो वो कैसे निकलेगा 1 माइनस में एपीसी। सिंपल ना, हाँ जी आराम से। अब समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद वाला जिसके बारे में सीखेंगे हम, बात आती है एमपीसी और एमपीएस की, ठीक है। हाँ जी, किसकी, एमपीसी और एमपीएस की। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा एमपीसी और एमपीएस, तो ये भी था बचपन में, इसका फॉर्मूला होता था डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, और इसका फॉर्मूला होता था डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। सिंपल है, हाँ जी ठीक है। मैं मानता हूं आपने हल्की सी मैथ्स पढ़ ली थी 11वीं और 12वीं के अंदर, मैं मानता हूं आपने मैथ्स ले रखी हो, ना ले रखी हो तो भी कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, समझा ही रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे एक आपने टॉपिक सीखा था डेरिवेटिव, क्या सीखा था आपने, डेरिवेटिव सीखा था, सीखा होगा ना, ठीक। जैसे आपने सीखा होगा, जैसे अगर टी का डेरिवेटिव करना है तो आप लिखते थे dt बाय dx, याद है, x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते थे। नहीं समझा तो कोई बात नहीं, समझिए मैं ही समझा देता हूं। y इक्वल टू c प्लस में s होता है, ठीक है। अच्छा ये जो एमपीसी और एमपीएस है बता देता हूं। एमपीसी मतलब होता है मार्जिनल, क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पेन नहीं चल रहा है यार, क्या बात हो गई। हाँ जी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका मतलब होता है एमपीएस का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये जो मार्जिनल है ना, ये जो एम वर्ड है मार्जिनल, मार्जिनल मतलब होता है चेंज, यानी कि बेसिकली ये चेंज को दिखाता है कि कितना चेंज हो रहा है सेविंग में, कितना चेंज हो रहा है इनकम में। यानी कि ऊपर तो दिखाते हैं कि हमारे इनकम का कौन सा पार्ट है मतलब जो हमने सेव कर लिया, और इनकम का कौन सा पार्ट है जो हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। लेकिन ये जो एमपीसी और एमपीएस है चेंज दिखाते हैं, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। आसान है, एक बार निकाल लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से, इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ एमपीसी, और यहाँ पे निकाल रहे हैं एमपीएस, फिर निकालेंगे एपीसी, और फिर निकालेंगे हम एपीएस, ठीक है ना। चलो फिर एमपीसी मतलब क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। यानी कि ऊपर लिखना है डेल्टा सी, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, तो स्टार्टिंग में तो कोई चेंज नहीं है, उसके बाद चेंज हुआ है, यानी कि 60 से कितना हो गया ये हो गया 80, यानी कितना चेंज 20 का। अपॉन में इनकम में चेंज कितने का है 50 का, तो ये हो गया 20 बटे 50, यानी कि 0.4, अगली बार भी 0.4, इसके बाद भी 0.4 0.4। आसान है, क्योंकि मैंने चेंज हमेशा बराबर ले रखे थे ना। आगे चलते हैं एमपीएस। एमपीएस की बात क्या करते हैं, एमपीएस कहता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितना चेंज हो रहा है। तो देखिए इनकम में चेंज कितना हो रहा है 50 का, और सेविंग में कितना चेंज हो रहा है हर बार 30 का चेंज हो रहा है, यानी इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.6 0.6 0.6 और 0.6। आसान है, यानी कि अगर 1 रुपए का चेंज होता है किसमें, इनकम में,
तो एमपीसी में कितना चेंज हो रहा है 0.4% का, मतलब 0.4% कह रहा हूं, 0.4 का यानी 40%, और सेविंग में कितना चेंज हो रहा है 60% का यानी कि 0.6 का। आसान था? हाँ जी, यानी ये चेंज जो दिखाता है ना, बस आसान था। और हमने निकाला कैसे? बस हमने डेरिवेटिव किया। आपको पता है ना y इक्वल टू सी प्लस में s होता है, बस डेरिवेटिव कर दो इनका, आराम से निकल जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। जैसे कि y का अगर डेरिवेटिव करते हैं, अच्छा डेरिवेटिव बता देता हूं, डेरिवेटिव करने के लिए ऊपर लगाते हैं चेंज, नीचे लगाते हैं चेंज, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो चीज नीचे लिखते हैं, और जिसको करते हैं डेरिवेटिव, जैसे t का डेरिवेटिव करना है तो ऊपर t आ जाता है। आसान है? हाँ जी। और मैथ्स में जब आपने पढ़ा होगा तो बस ये जो चेंज है उसको हम d बोलते थे वहां पे, तो वो बन जाता था dt बटे में dy, क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया किसका? t का, बस इतना सा था। तो यहाँ पे भी मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा ये डेल्टा y अपॉन में डेल्टा y। आसान है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में किया है, y का ही किया है। आगे चलते हैं, c का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा c बटे में डेल्टा y, यानी कि y के रिस्पेक्ट में किया है, c का चेंज किया है, c का डेरिवेटिव किया है। ऐसे ही सेम डेल्टा s बटे में डेल्टा y। सिंपल ना? हाँ जी। तो मैंने बताया था इससे क्या बना था, ये बना था 1, ये बना था APC, और ये क्या बना था APS, जब हम y से डिवाइड कर रहे थे उस टाइम पे, याद है? हाँ जी। चलो फिर अब इसी तरीके से ये डेल्टा s अपॉन में डेल्टा y है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा MPS, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में जितना चेंज हुआ। ऐसे ये सेम बन जाएगा MPC, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, और दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? ये डेल्टा y से डेल्टा y कट गया तो क्या आ गया 1, यानी कि ये फॉर्मूला और बन गया कि 1 इज इक्वल टू MPC प्लस में MPS। और आप चेक करोगे तो आपको यही पता चलेगा MPC और MPS का जोड़ क्या होता है 1, 0.4 और 0.6, 0.4 और 0.6, 0.4 और 0.6। आसान है? ठीक है। एमपीसी और एमपीएस का जोड़ क्या होता है? हमेशा 1 होता है। लास्ट चलते हैं भाई, एपीसी और एपीएस निकाल लेते हैं एक बार फटाफट से। एपीसी 60 अपॉन में ये भाई अपॉन में 0 होता है तो आपका आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो उसको छोड़ देते हैं अभी। अच्छा ये माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। चलते आगे, बात आता है 80 बटे में 50, यानी कि 80 अपॉन में 50 कर देंगे तो क्या आंसर आ गया? ये आ गया लगभग कितना हो गया बता दो, 1.6, और ये हो गया 0.6 किसका? माइनस का। आगे चले, ठीक। उसके बाद 100 बटे में 100, इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर 0। उसके बाद 120 बटे में 150, 120 बटे में 150 कितना होता है? देखो बताते भी नहीं, बैठते हुए आराम से। 0 तो गया 5 से कटा यानी 4, और ये बच गया क्या बोलते हैं 4 से काटा है ना, नहीं 3 से, 3 4 12, 3 5 15, यानी 4 बटे 5, यानी ये हो गया 0.8, तो ये हो गया 0.8, और अगला क्या हो गया 0.2, क्योंकि दोनों जोड़ बना होता है, ठीक। और उसके बाद ये हो गया 140 बटे में 2, और ये गया 0.7, तो ये 0.7 और 0.3, और आप चेक करोगे तो इनका जोड़ भी क्या आ रहा है? हमेशा 1 आ रहा है। सिंपल है। तो ये चेंज होता है, ये डिफरेंस होता है किसमें? एमपीसी और एमपीएस में। अच्छा ये जो एमपीसी है ये स्लोप है किसका? कंजम्पशन का। छोटा सा टॉपिक रह गया, बस लास्ट खत्म करते हैं, स्लोप के बारे में बताते हैं और खत्म आपका टॉपिक। समझिए, ये मैंने आपको सिखाया था, ये होता है कंजम्पशन, ये क्या होता है? कंजम्पशन सी, और ये सी बार, ठीक है। ये जो एमपीसी है ना ये स्लोप है, ये कैसे निकला समझो। जब हम इतनी कंजम्पशन करते हैं, इतनी क्वांटिटी खाते हैं, तो हमारा ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है ए बोलता हूं इसे, और हमने चेंज कर दिया। अब हम कौन सी क्वांटिटी खा रहे हैं? इस क्वांटिटी पे, यानी कि ये हो गया चेंज। अब समझिए ये हो गया ए डैश, ठीक है। समझो जो एमपीसी है वो दिखाता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई को, और यहाँ पे आएगा हमारा कंजम्पशन और यहाँ पे क्या आएगा? हमारा इनकम, ठीक है। तो वो निकालेंगे कैसे? स्लोप आपको पता ही है, स्लोप आपने कैसे निकाला था? पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं फिर नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं, याद है ना, बचपन में आपने सीखा था, ठीक। तो निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं क्या? डेल्टा सी, यानी कि कंजम्पशन में इतना चेंज हो। देखो पहले कंजम्पशन थी हमारी इस पॉइंट पे, यानी कि पहले यहाँ पे समझिए ये कंजम्पशन की लाइन, पहले हम इस पॉइंट पे थे, यानी हमारी इनकम ये थी और हमारा कंजम्पशन ये होता था, ठीक है। अच्छा अब हमारी इनकम इतनी हो गई है, हमारी इनकम बढ़ गई है, और इनकम बढ़ने की वजह से हमारा कंजम्पशन भी क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, यानी हमारे कंजम्पशन में इतना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डेल्टा सी। हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ? इतना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं डेल्टा वाई। आसान है बस। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं? स्लोप। और ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एमपीसी, यानी कि डेल्टा सी ये जो ये वाली वैल्यू है ये वाली, और डेल्टा वाई ये वाली जो वैल्यू है। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? हमेशा स्लोप। सेम इसी तरीके से आपका निकलता है क्या चीज? आपका निकलता है सेविंग का भी स्लोप। जैसे आपने पहले इतनी इनकम थी आपकी, तो आपने सेविंग कर रखी थी इतनी, अब आपकी इनकम इतनी हो चुकी है तो आपकी सेविंग इतनी हो चुकी है, तो स्लोप निकालना है। तो बस वही ये रहा डेल्टा एस, और ये क्या है आपका? डेल्टा वाई। तो सेम इसी तरीके से आप क्या निकाल लोगे? स्लोप निकाल लोगे, क्या बोलते हैं? सेविंग का भी। सिंपल था ना भाई, बहुत अच्छे।
यहां पे खत्म होते हैं एमपीसी एमपीएस के सारे टॉपिक, ठीक है। बस आपको न्यूमेरिकल तैयार करने पड़ेंगे भाई, और न्यूमेरिकल के लिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने 12वीं के बेसिक्स क्लियर नहीं करे तो भाई पहले जाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक्स वाली वीडियो देख के आओ, मतलब कि क्या बोलते हैं 51 वीडियो होंगी, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी वीडियो है, 10 मिनट की, कोई 15 मिनट की, ठीक है। आप दुगनी स्पीड में देख लेते हो, मेरे को पता है, ठीक है, तो आप जल्दी से कवर कर लोगे उसे, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो गई मेरे हिसाब से, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। हाँ, नोट्स अगर किसी को परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके पक्का नोट्स परचेज करें ना, ठीक है। हाँ जी, आपकी जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगी टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय, ठीक है। हाँ जी, तो मिलते हैं कल। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई फटाफट से, चलो फिर।